चलिए बच्चों, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत कितने प्रकार की सीमाएं बनाता है या फिर भारत की कितने प्रकार की सीमाएं होती हैं। तो भारत की दो प्रकार की सीमाएं हैं। पहली, जब ये दूसरे देशों के साथ भूमि से, जमीन से जो सीमाएं बनाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं लैंड बाउंड्री और हिंदी में बोलते हैं थल सीमा। थल सीमा। वहीं पे ये किसी दूसरे देश के साथ या फिर आसपास में कोई समुद्र होगा तो वहाँ पे इसकी कोई वाटर बाउंड्री भी होगी, यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे जल सीमा। जल सीमा। आपकी जो जल सीमा है, आपकी जो वाटर बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री दो प्रकार की है। कैसी? जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है तो ये भारत का ये तटवर्ती इलाका है। तटवर्ती इलाका, कोस्टल एरिया, उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर समुद्र भूमि से टकरा रहा होता है। वेयर द सी इज इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेन्स, विद द लैंड, जहां पर समुद्र और जमीन कांटेक्ट में होते हैं उसे तटवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। तो ये पूरा वाला क्षेत्र यहां से लेके यहां तक आपका कहलाएगा कोस्टल प्लेन्स। अच्छा, ये आपका मुख्य भूमि का हिस्सा है तो ये आपका वाटर बाउंड्री में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इंडिया के पास कुछ द्वीप भी हैं। द्वीप मतलब आइलैंड्स भी हैं। तो जो वो आइलैंड्स हैं वो भी समुद्र के बीचों बीच हैं। अब आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसे भूभाग को बोलते हैं, एक ऐसे लैंडमास को बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो पानी की और ज़मीन की वहाँ पर भी बाउंड्री टच हो रही होगी। तो इस तरीके से भारत की जो जल सीमा है वो दो हैं। एक है मेन लैंड की, मुख्य भूमि की, वो क्षेत्र जो पानी के साथ टच कर रहा है, जो समुद्र के साथ टच कर रहा है, तो मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री, जिसे आप कह सकते हैं मुख्य भूमि की तटवर्ती सीमा। दूसरा है आइलैंड कोस्टल बाउंड्री, द्वीपों की तटवर्ती सीमा। भारत की कुल जल सीमा की बात करें तो भारत की कुल जल सीमा है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य भूमि की जो मेन लैंड की है वो है 6400 किलोमीटर और आइलैंड्स की है आपकी 1416.6 किलोमीटर। एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम लंबाई की बात कर लें तो जो थल सीमा है वो थल सीमा है हमारी 15,200 किलोमीटर, यानी कि हमारे देश की दूसरे देशों के साथ जो लैंड बाउंड्रीज टच हो रही हैं वो 15,200 किलोमीटर की हैं। जबकि हम वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो वाटर बाउंड्री इंडिया के पास है 7,516.6 किलोमीटर, आउट ऑफ विच, जिसमें से आपकी 6,464 किलोमीटर आपकी मुख्य भूमि की है, जबकि 1,416.6 किलोमीटर आपके द्वीप समूहों की, आइलैंड्स की है। ये रही इसकी लंबाई की बात। अब हम इसमें से और कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ थल सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है, जब कोई देश दूसरे देश के साथ थल सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है, तो उसको इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री। हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल कितनी होगी? 5,200 किलोमीटर की होगी। लेकिन भारत के अंदर की बात करेंगे, जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कोई सीमा बनाता है तो उसे अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी दो राज्य जो सीमा बना रहे हैं वो अंतरराज्यीय सीमा हो गई, जबकि दो देश जो सीमा बना रहे हैं वो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। जब भी आपको इंटर वर्ड कहीं समझ में आए, इंटर वर्ड कहीं मिले, तो समझ लीजिएगा दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है। जैसे इंटर स्कूल, दो स्कूलों के बीच का कॉम्पिटिशन हो रहा है। इंटरनेशनल, दो राष्ट्रों के बीच के कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब ये समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी थल सीमा है ये कुल कितने राज्य बनाते हैं। तो थल सीमा पहले बनाते थे आपके 17 राज्य। एक राज्य उसमें से कम हो गया। कौन सा कम हो गया? जम्मू कश्मीर कम हो गया। तो जम्मू कश्मीर कम होने के कारण क्या हुआ? दो नई यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अब बनाते हैं आपके 16 + 2। याद रखिएगा, 16 + 2। 16 तो हैं आपके स्टेट्स, 16 आर स्टेट्स, whereas 2 आर यूनियन टेरिटरीज। आपको ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जबकि हम वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो कुल कितनी वाटर बाउंड्रीज हैं, कुल कितने ऐसे आपके राज्य हैं, टोटल स्टेट्स कितने हैं जो आपकी वाटर बाउंड्रीज बनाते हैं? तो देयर आर 9 स्टेट्स। कुल ऐसे 9 राज्य हैं जो वाटर बाउंड्रीज बनाते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, हम सब पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में भी।
यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये भी समझते हैं क्या कोई ऐसा राज्य भी है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए और ना ही कोई आपकी जल सीमा बनाए? जी हाँ, ऐसे राज्य हैं। कितने हैं जी? ऐसे 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हो गए? एक पहला हो गया आपका हरियाणा, दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, फिर आया आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका तेलंगाना। इसमें अगर आप दिल्ली को कंसीडर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। क्लियर? 2 राज्य ऐसे भी हैं जो थल सीमा भी बनाते हैं और जल सीमा भी बनाते हैं। एक हो गया आपका गुजरात और दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ये लैंड बाउंड्री भी बनाएगा और वाटर बाउंड्री भी बनाएगा। ये भी लैंड बाउंड्री बनाएगा और वाटर बाउंड्री भी बनाएगा। अभी तक किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया, लेकिन शायद पूछ सकते हैं कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में 2 ऐसे स्टेट्स बनाइए जो लैंड एंड वाटर दोनों बाउंड्री बना रहे हैं। तो अब आपको दिमाग में क्लियर रहना पड़ेगा कि गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर दोज स्टेट्स विच फॉर्म बोथ लैंड बाउंड्रीज एज वेल एज वाटर बाउंड्रीज। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लैंड बाउंड्रीज। अब हम लैंड बाउंड्री के बारे में, थल सीमा के बारे में डिटेल में समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है, सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, सबसे कम किस देश से लगती है, किस सीमा को क्या कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि नेचुरल बाउंड्री क्या होती है, प्राकृतिक सीमा क्या होती है, मैन मेड बाउंड्री क्या होती है, मानव निर्मित सीमा क्या होती है, अध्यारोपित सीमा क्या होती है। इस सब चीज़ों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर हम बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो हम एक ट्रिक से मैं आप लोगों को 2 मिनट में समझा देता हूँ कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो एक ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। एक बच्चा था, उसने बचपन में ही बीए कर ली थी। बचपन में बीए, एक बच्चा था उसने बचपन में बीए कर ली। ध्यान रखना, एमबीए मत कर देना, एमबीए कर दोगे तो फिर 2 एम कंफ्यूज में हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बचपन में बीए, एक बच्चा था उसने बचपन में बीए करी, एक बच्चा था उसने बचपन में बीए करी, और उसने बचपन में बीए करी तो उसको भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य थे, भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे वहां घूमने का मौका मिला। तो बी से आपका बांग्लादेश, सी से आपका चाइना, पी से आपका पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, अगले बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। काफी आसान है, बचपन में भी है। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जी ये क्या है? ये भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करने वाले सारे देशों की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में मैंने सीमाओं को अरेंज कर दिया। यानी कि भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, उससे कम चीन के साथ, उससे कम पाकिस्तान के साथ, उससे कम नेपाल के साथ, उससे कम म्यांमार के साथ, उससे कम भूटान और अफगानिस्तान के साथ टच करती है। ठीक है, भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर टच करेगी? ये आपकी 4096, 10 मतलब 7 किलोमीटर सर्वाधिक, और सबसे कम करती है आपके अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक, याद रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये समझ लेते हैं कि किस देश की सीमा को क्या कहा जाता है, किस देश की सीमा को क्या कहा जाता है। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? सब बच्चों को पता है, बहुत ही आसान सी बात है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसने बनाई? एक व्यक्ति थे, सिरिल रेडक्लिफ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सिरिल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बिना डेमोग्राफिक सिचुएशन जाने हुए बस ऐसी मैप से एक लाइन खींच दी और डिसाइड कर दिया। काफ़ी सिचुएशन उस समय अलग थी, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, कभी डिटेल में इसको, इस लेक्चर को भी कवर करेंगे। रेडक्लिफ किसने बनाई? सिरिल रेडक्लिफ ने। कब? 1947 में। फिर हम बात करते हैं दूसरी कौन सी है? चीन की सीमा। चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। ये कब बनी? ये बनी आपकी 1900
13 में। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, भारत और चीन की सीमा को पूरा, मतलब चीन की बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक भारत के साथ टच करती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी बाउंड्री को क्या मैकमोहन कहते हैं या कुछ और बात है? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। भारत और चीन की जो अरुणाचल प्रदेश के बाद पास की जो सीमा है, मीन्स भूटान के बाद सी और भूटान के बाद की और इधर म्यांमार से पहले पहले की जो सीमा है, इसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। तो सन 1913-1914 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स आए और आपके उस समय हुआ करता था तिब्बत के लोग आए, जो उस समय वहाँ के मुखिया थे वो आए, और इस मीटिंग को चाइना ने भी अटेंड किया। अच्छा, वहाँ पे इंडिया और तिब्बत के बीच में ये बात डिसाइड हो गई कि हमारी इस तरीके से तिब्बत और इंडिया के बीच में इस वाले क्षेत्र से इस तरीके से हमारी एक मैकमोहन लाइन रहेगी। अच्छा, वहाँ पे जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, लेकिन ये जो शिमला एग्रीमेंट था इसको एग्रीमेंट नहीं दिया और ये जो मैकमोहन लाइन थी उसको उन्होंने माना नहीं। अच्छा, उस समय पर इतनी सैटेलाइट सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो इस लाइन को बाउंड्री पे जाके मार्क ना किया, सिर्फ पेपर्स पे हम लोगों ने अटैच करके रख लिया। तो चाइना ने ये बात कहकर मना कर दिया। चाइना बोला कि ये जो तिब्बत है वो हमारे अधीन आता है, तो तिब्बत का जो डिसीजन है वो कैसे मान्य हो सकता है, और इसी स्टैंड को चाइना आज तक बनाए हुए है। धीमे धीमे करके चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद वो इस चीज़ को मानता नहीं है, इसी के कारण 1962 वॉर हुआ, और ये सिचुएशन हमें आम दिन मिलती रहती हैं। इस टॉपिक को भी डिटेल में कवर किया जाएगा, अभी तक के लिए आपको इतना पता होना जरूरी है। चलिए मैकमोहन ने, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ बच्चों, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन। अच्छा, ये कब बनी? ये इससे 20 साल कम कर दीजिए, 1893 में बनी। बहुत सिंपल है ना। चलिए अब आपसे और थोड़े से टफ करते हैं चीज़ों को। भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की सीमा कौन बनाता है? भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अच्छा जी, फिर भारत और भूटान के बीच की सीमा को कौन बनाता है? मुख्यतः इसकी सीमा तीस्ता नदी अलग करती है। अच्छा, भारत और म्यांमार की सीमा फिर कौन अलग करेगा? अरकन योमा की पहाड़ियाँ, अराकन योमा की पहाड़ियाँ, अराकन योमा हिल्स हैं यहाँ पर। म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा है वो अराकन यूमा हिल्स अलग करते हैं। अराकन यूमा हिल्स के थोड़े से ईस्ट से एक रिवर जाती है, इरावड्डी रिवर। इरावड्डी रिवर, तो इरावड्डी रिवर मुख्यतः इंडिया और उसको अलग अलग करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है, तो जवाब होगा अराकन यूमा हिल्स। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और म्यांमार को कौन सी नदी अलग करती है, तो आंसर होना चाहिए आपका इरावड्डी रिवर, इरावड्डी रिवर। चलिए मैंने सारे लिख दिए। अब आप लोगों से एक सवाल कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? चलिए बताता हूँ। भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बांग्लादेश बाद में बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश पहले आपका पूर्व पाकिस्तान था और जो आज का पाकिस्तान है वो पश्चिम पाकिस्तान था। तो रेड क्लिफ जब इस वाले पाकिस्तान की सीमा बनाएंगे तो इस वाले पाकिस्तान की भी सीमा बनाएंगे, स्वाभाविक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी समझने वाली बात है। बांग्लादेश से एक हमारा स्टेट है त्रिपुरा, वो टच करता है, और त्रिपुरा 3 तरफ से टच करता है, 3 साइड से टच करता है। इस वजह से बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसको कहा जाता है जीरो लाइन, उसको जीरो लाइन कहा जाता है। यह आपको क्वेश्चन याद रखना आवश्यक है कि जीरो लाइन कहाँ कहाँ बनती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। अब मैं इसमें एक चीज़ और समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? कि मैन मेड बाउंड्रीज कौन सी हैं और नेचुरल बाउंड्रीज कौन सी हैं, मानव निर्मित सीमाएं कौन सी हैं और प्राकृतिक सीमाएं कौन सी हैं। चलिए, मानव निर्मित सीमाएं वो जो जिसमें जिन सीमाओं को बनाने के लिए मानव का हस्तक्षेप रहा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जितनी भी मैं
मैनमेड बाउंड्री से मैं उनके आगे एम लिख दूंगा। तो आपकी ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रही है भी आपकी मैनमेड बाउंड्री है। उसके बाद भारत और चाइना के बीच की है, ये भी आपकी मैनमेड बाउंड्री है। पाकिस्तान वाली भी आपकी मैनमेड बाउंड्री है। उसके बाद आपकी आती है ड्यूरेंट लाइन, ये भी आपकी एक मैनमेड बाउंड्री है। नेचुरल बाउंड्री स्वाभाविक, अब आप समझ गए होंगे, इतने होशियार बच्चे हैं सभी, जो नेचर की वजह से बनाई गई हों किन्हीं चीज़ों से, जैसे शिवालिक हिल्स, तो ये एक आपकी नेचुरल प्राकृतिक सीमा है। अर्कन की पहाड़ियाँ प्राकृतिक सीमा बनाएंगी। तीस्ता रिवर आपकी प्राकृतिक सीमा बनाएगी। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ समझने की ज़रूरत है, वो चीज़ है इम्पोज्ड बाउंड्री, आध्यारोपित सीमा। आध्यारोपित सीमा किसको कहा जाता है? इम्पोज्ड बाउंड्री किसको कहा जाता है? ऐसी सीमा, ऐसी बाउंड्री जो किसी बाहर दूसरे देश की वजह से या फिर किसी दूसरी पावर ने हमारे ऊपर अध्यारोपित कर दी हो, हमारे ऊपर इम्पोज कर दी हो, वो कहलाएगी आपकी इम्पोज्ड बाउंड्री, अध्यारोपित सीमा। ऐसी कौन सी दो जगह? एक आपकी बांग्लादेश हो गई और आपकी पाकिस्तान हो गया। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी बनती है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, अध्यारोपित सीमा। तो यहां तक हमने समझ लिया पूरा अच्छे से। अब एक स्टेप और ऊपर लेके चलते हैं इसको। अब ये समझते हैं किस देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य टच करते हैं और कितने राज्य टच करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और अब मैं पूरा का पूरा आपको ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद करा दूंगा। ये चीज़ आपने नोट कर ली हो तो ठीक है, नहीं की हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए सबसे पहले समझेंगे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने राज्यों के साथ और कौन कौन से राज्य हैं। अच्छा, बच्चों को याद करने में समस्या हो रही होगी, मैं ट्रिक से सारा खत्म करवा दूंगा बच्चे। यहां पे राज्यों का नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं मैप पे समझाता हूं, फिर इधर आएंगे, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये आपका असम आ जाएगा इस जगह पर, ये मेघालय, और यहां पर आपका आएगा त्रिपुरा, और ये रहेगा आपका मिजोरम। तो बांग्लादेश से टच करने वाले कितने राज्य हो गए? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा टच करते हैं। आगे बात करते हैं हम चीन की। तो अब हम समझेंगे कि चीन के साथ हमारी कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। यानी हम इसको भी लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि 3 + 2, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। 3 + 2। नेपाल में कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमा लगेगी। म्यांमार से आपके लगते हैं 4 राज्य। भूटान से लगेंगे आपके 3 राज्य, और अफगानिस्तान से लगेंगे बच्चों आपका 1 राज्य। अब याद करने का प्रयास करते हैं कि किसके साथ कौन कौन से राज्य हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है बच्चों, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके लिए कठिनाई होगी, मैं किस लिए मौजूद हूँ, आपको तुरंत से याद कराने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ऐसे याद करो, बंगाल में अमित रहता है। बंगाल में अमित रहता है। बंगाल से आपका पश्चिम बंगाल, में से आपका मेघालय। बंगाल से आपका पश्चिम बंगाल, में से आपका मेघालय, आ से आपका असम, मी से मिजोरम और टी से त्रिपुरा।
बंगाल में आपका, बंगाल में कौन रहता है? अमित। बंगाल में अमित रहता है, बंगाल में अमित रहता है, तो तुरंत याद कर लो। बंगाल से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, आ से असम, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा। त्रिपुरा ये हो गया आपका बांग्लादेश के सारे राज्य। 2 मिनट में हो गए ना याद? देखो चलो बच्चे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप दूसरे देश की बात करते हैं। अब किसकी बात करें? अब किसकी बात करें? अब चीन की बात करते हैं। अब चीन की बात करते हैं। इसका क्या है? इसको ऐसे करो, हेमा लद्दाख से उतर कर अरुणाचल गई। इसको चीन का क्या है? चीन का ऐसे याद करो, हेमा लद्दाख से उतरकर अरुणाचल गई, हेमा लद्दाख से उतरकर अरुणाचल गई, हेमा लद्दाख से उतरकर अरुणाचल गई। हेमा हिमाचल प्रदेश, हेमा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख से, लद्दाख समझ में ही आ रहा है। उतर उत्तराखंड, उत्तराखंड से सिक्किम। हेमा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से, लद्दाख से सिक्किम, उत्तर से उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश। कर और गई को आपको याद नहीं रखना है। तो देखा कितना आसान है ना। चाइना की भी हमने तुरंत से याद कर ली। तो अब हम पाकिस्तान की याद करते हैं। किसकी याद करते हैं? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कुछ यूं याद रख लीजिए, पाकिस्तान की कुछ यूं याद रख लिए। पाकिस्तान पर तो गुलजार का पंजा ही भारी है। पाकिस्तान पर तो गुलजार का पंजा ही भारी है। किसका पंजा भारी है? गुलजार का। गुलजार का पंजा, गुलजार का पंजा। गु से आपका गुजरात, गु से आपका गुजरात, ला से लद्दाख, ला से लद्दाख, जा से कुछ नहीं रहेगा, रा से राजस्थान, का से कश्मीर और पंजा से पंजाब। क्या है? बहुत आसान है। पाकिस्तान पर तो गुलजार का पंजा ही भारी है। पाकिस्तान पर तो गुलजार का पंजा ही भारी है। गु से गुजरात, ला से लद्दाख, जा से कुछ नहीं रहेगा, रा से राजस्थान, का से कश्मीर और पंजाब से, पंजा से पंजाब। ये रहा बहुत ही आसान। अब बात करते हैं म्यांमार की। अब बात करते हैं किसकी? म्यांमार की। म्यांमार, म्यांमार के सारे म्यांमार से टच होने वाले सारे के सारे जो राज्य हैं इंडिया के, वो हो रहेंगे। पहला रहेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला है आपका नागालैंड, अगला है आपका मणिपुर, अगला है आपका मिजोरम। तो ये क्या रहेगा? यहां से अरु ले लीजिए, यहां से ना, यहां से माँ, यहां से मी। यानी क्या हो गया? आपकी जो अरुणा मामी हैं, आपकी जो अरुणा मामी है ना, वो म्यांमार में रहती हैं। तो अरुणा मामी कहाँ रहती हैं? म्यांमार में रहती हैं। कितना आसान है, 2 मिनट में हो गया हमारा। 2 मिनट में हमने खत्म कर लिया, काफ़ी आसान है। अरुणा मामी कहाँ रहती हैं बच्चों? म्यांमार में रहती हैं। अब अगला है भूटान। भूटान को याद करो सीपरी, भूटान को याद करिए सीपरू, 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 सीपरू। सी से सिक्किम, पा से पश्चिम बंगाल, रू से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, पा से पश्चिम बंगाल, रू से अरुणाचल प्रदेश। आखिरी वजह अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान किसके साथ सीमा टच करेगा? अफगानिस्तान आपका लद्दाख के साथ सीमा टच करेगा। देखिए कितनी आसानी से मैंने ट्रिक के जरिए से आपको पूरा समझा दिया कि कौन सा देश किसके साथ, किन किन राज्यों के साथ हमारी सीमा बनाता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। म्यांमार को एक नाम से जाना जाता है, म्यांमार को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। अब ये पैगोडा क्या होता है? तो पैगोडा समझते हैं। बुद्ध धर्म में जो बुद्ध भगवान थे, उनके अंगों को जमीन में गाड़कर उनके ऊपर मंदिर बना दिया जाता था। मंदिर नुमा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, जिसे हिंदी में स्तूप कहा जाता है। तो उसको म्यांमार में पैगोडा बोला जाता है। तो पैगोडा ये स्तूप कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया में भी मिलेंगे, म्यांमार में भी मिलेंगे, इंडोनेशिया वगैरह में मिलते हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म है वहाँ पर अधिकतर आपको
पैगोडा देखने को मिलेंगे। तो ये गोल्डन पैगोडा क्या था? एक ऐसा पैगोडा, एक ऐसा स्तूप जिसको गोल्ड से, स्वर्ण से, सोने से मढ़ा गया था, वो कहलाता था गोल्डन पैगोडा। तो गोल्डन पैगोडा की भूमि लैंड कहलाई, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका भूटान है, भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट बोलते हैं बिजली को, जो बहुत तेज से बिजली गिरती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बिजली गिरती है भूटान में, इस वजह से इसको भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। और ये मानते हैं कि जो बिजली चमकती है, वो जो लाल रंग की बिजली चमक रही है, वो ड्रैगन की आग है। ड्रैगन की आग को ये लोग इस चीज़ को मानते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और जो हमारी भूमि सीमाएं थी वो सारी पढ़ ली। अब हम चलते हैं जल सीमाओं की तरफ। हम बात करते हैं जल सीमा की। जल सीमा के बारे में बात करें तो भारत की जो जल सीमा है वो कुल 9 राज्यों से मिलके है। भारत की जो जल सीमा है वो 9 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। सबसे बड़ी, सर्वाधिक है गुजरात में। सबसे बड़ी जल सीमा आपकी है गुजरात की, सबसे बड़ी जल सीमा है आपकी गुजरात की, और सबसे छोटी है आपकी गोवा की। दूसरे नंबर में अगर आप जानना चाहें तो दूसरे नंबर में है आपकी आंध्र प्रदेश की, और उसके बाद तमिलनाडु की। चलिए, इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। हमने ये समझा कि ये सीमा है तो इसके इधर पाकिस्तान है, इसके इधर भारत है, लेकिन पानी में क्या हिसाब होता है? समुद्र में क्या है? समुद्र में भी क्या हमारी सीमाएं होती हैं या फिर कुछ ऐसे ही चलता रहता है? जी हाँ, सीमाएं होती हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ये आपका तट है, ये जमीन है मान लीजिए, और यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका पूरा समुद्र। तो जमीन से, इस जमीन से जैसे ही समुद्र के आप दूर तक जाएंगे, तो जमीन से समुद्र में आप जाएंगे, तो पहले तो ये समझाता हूं मैं, सबसे पहले तो आपको ये समझाता हूं कि समुद्र में जो आपकी दूरी है वो नापी जाती है नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स में, किसमें? नॉटिकल माइल्स में। तो जैसे मान लीजिए आपका ज़मीन है तो ये इसको, ये हो गई 0 किलोमीटर, और 0 किलोमीटर से मतलब 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल्स, ये 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है इसको कहा जाता है टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्र। मतलब ये भारत की ही जगह है। इसके इस क्षेत्र में भारत की बिना परमिशन के अगर किसी दूसरे देश का कोई भी चीज़ आती है, उस पर एक्शन लेने का भारत का पूरा अधिकार है। बिना भारत की परमिशन के कोई भी इस क्षेत्र में नहीं घुस सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पर हो गए आपके 24 नॉटिकल माइल। तो हमने इतना समझ लिया कि 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्र, और 12 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है ये कहलाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी में बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। अच्छा, फिर मैंने ये 24 क्यों लिखा? मैंने 24 इसलिए लिखा है क्योंकि 12 से 24 के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको कहलाता है कॉन्टिगस जोन। संलग्न क्षेत्र। तो हमने यहाँ तक जल सीमा समझी। अब जल सीमा से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। हमने पहले यहाँ पे कुछ देश देखे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे हमारी लैंड बाउंड्री भूमि के साथ। तो क्या श्रीलंका भी हमारे साथ भूमि सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है? जी नहीं। श्रीलंका हमारे सबसे पास का देश है जो समुद्र में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि गुजरती है, एक जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से विभाजित करती है, अलग अलग करती है। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। अब मैं 2 चीज़ें आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आती है आपकी कच्छ की खाड़ी और यहाँ आती है खंबत की खाड़ी। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबत।
हमको कुछ बच्चों को जो नए नए तैयारी में आए हैं उनको खम्बत और कच्छ में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऊपर में कच्छ है या खम्बत है। तो ऐसे समझ लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में पहले का आता है और फिर खा आता है, तो ऊपर वाला कच्छ, नीचे वाला खम्बत, दैट्स इट। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये पाल्क स्ट्रेट है, यहाँ पे एक आती है आपकी पाक बे, पाक बे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरी लैंड बाउंड्रीज को ढंग से समझा। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, उनको हम आगे चल के इसमें फिनिश करने जा रहे हैं इसके अगले टॉपिक में।